हेलो एवरीवन। आज हम एनवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स 2022 के एग्जाम को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमें, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ऑल्सो ईच स्टूडेंट हैव टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स इज। मतलब इन्होंने दो ही की बात की है हमें, मैथ्स की और कंप्यूटर साइंस की। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आ जाए आप वेन डायग्राम से करोगे। ठीक है, तो हमने वेन डायग्राम बनाया यहाँ पर। हमने मान लिया कि ये मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्यूटर साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 ने मैथ ले रखा है। सबसे पहले आप क्या ध्यान दोगे, कॉमन पोर्शन पे। ठीक है, जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो है 8 की। जो 8 स्टूडेंट्स उन्होंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8। फिर मैथ्स कितने बच्चों ने ले रखा है, 12 बच्चों ने। तो ये कंप्लीट 12 होना चाहिए ना, 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तभी तो 12 बन जाएगा यहाँ पर मैथमेटिक्स का। ठीक है, और बच्चे कितने हैं, 25। ठीक है, और ये कहते हैं कि आप ये बताओ कितने हैं ऐसे। देखो इसने ये वाली बात ही बोली कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट हैव टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। मतलब 25 के 25 में से कम एक सब्जेक्ट तो ले ही रखा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने इन्होंने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ना लिया हो। ठीक है, फिर ये कहता है कि आप बताओ ऐसे कितने हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। ओनली कंप्यूटर साइंस लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया, हमें ये बताना है। अब टोटल 25 है, तो 8 4 12 हो गए, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 13 आएंगे, तभी तो पूरा 25 बनेगा स्कोर। ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स, 13 स्टूडेंट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अभी समझाया है तो टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो शायद इसको लेस देन 20 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे इसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी क्या है, सबसेट्स हैं। किसके सबसेट्स हैं, इंटीजर के सेट के। इंटीजर्स आपको पता है ये क्या होते हैं। सच दैट ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो आप ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट। तो ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे आपके, -4 से लेके 10 तक। तो -4, -3, -2 अप टू सोन 10 तक आएंगे ए के अंदर। ठीक है, बी के अंदर कौन से आएंगे, -3 से 9 के बीच के, यानी -3 से 9 ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1 2 अप टू सोन 9। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आपको पता है इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आता है। ठीक है, तो छोटा सेट कौन है यहाँ पे, -2 से लेके यहाँ पे 9 तक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पूरा बी सेट ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा इन्होंने, द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब है कि ये क्या क्या वैल्यू आ सकती है एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब भी रेंज फाइंड करनी हो, क्या तो हम इसको y मान के चलते हैं फिर सोल्व करते हैं, और या फिर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है sin 2x cos वाला। ठीक है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं एज इट इज। तो देखो आप, हमें पता है कि साइन कोई भी एंगल हो, ठीक है, ये हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसको सेम बनाना है तो फिर हमें क्या चाहिए, -sin 2x चाहिए। तो माइनस से ओवरऑल हम क्या करवाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। और आपको पता है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये +1 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -sin 2x और ये हो जाएगा -1। फिर हमें क्या चाहिए, 4 sin 2x चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों सभी साइड हमने क्या किया, 4 को ऐड कर दिया। तो यहाँ 4 ऐड करूंगी तो 5, यहाँ ऐड करेंगे तो 4 sin 2x और यहाँ 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3। ठीक है, बट हमें तो क्या चाहिए, 1/4 sin 2x, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भी क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा 1/5 4 sin 2x, सॉरी 1/4 sin 2x 1/3। मतलब ये जो आंसर है ये किसके बीच में लाई करेगा, ये वैल्यू ले सकता है 1/5 से 1/3 और 1/5 1/3 भी ले सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/5 से 1/3 क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है इन्होंने, इफ द फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रियल से रियल तक है। ठीक है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x² प्लस एक्स, देन द फंक्शन इज, वो 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, ठीक है, या कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन ये कहता है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब फंक्शन मैनी वन नहीं होना चाहिए। मैनी वन तो क्या होता है कि यहाँ के डोमेन के दो एलिमेंट एक ही से ही क्या हो, कनेक्टेड हो। तो देखो आप, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, -1² प्लस -1, ये हो जाएगा 1 - 1 0। इसका मतलब 0 की इमेज भी 0 है, -1 की इमेज भी 0 है। ये तो क्या हो गया, मैनी वन हो गया, तो 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 नहीं होना चाहिए, कहता है 1 1 होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ये कहता है 1 1 नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड वाला भी। ठीक है, अब 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करते हैं, ऑन टू हम ये कहता है कि सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो, अब ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं हम, आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई मान लो, या कुछ भी मान लो, ए मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, चलो ठीक है, ये आ जाएगा x² प्लस एक्स। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं हम, तो सोल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाय में 2a, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ठीक है, एज इट इज रहेगा, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो, ये फंक्शन कहां से कहां तक है, रियल से रियल, यानी रियल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कहाँ प्रॉब्लम आएगी, जब रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 + 4a 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -4a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। अगर मैं माइनस इधर ले जाती तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये कहता है कि जो आपका a है, आपके जो आंसर्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो सारे के सारे क्या आएंगे, -1/4 से बड़े आएंगे। ठीक है, तो देखो आप, ये भी एक रियल नंबर का सेट है, ये भी एक रियल नंबर का सेट है, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर -1/4 से पहले वाले नंबर भी आएंगे और उसके बाद वाले नंबर भी आएंगे। अब ये कहते हैं कि जो a की वैल्यू है ना, वो -1/4 भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, मतलब ये सारे, तो ये इन सब की तो हमें क्या मिल जाएगी, प्री इमेज यहाँ मिल जाएगी। इन सब के लिए x एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनसे पहले वाले नंबर के लिए तो x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू कहता है कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा इन्होंने, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज। अब ये कहते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन बताओ। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी डिफाइन होने में। ठीक है, तो आप देखो, आपको पता है कि ये रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे ये निकल के आई है हमारी कि x² प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या निकल के आएगी, जो लोग है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब जो x + 3 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 पे भी डिफाइन नहीं होता है, 0 पे इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो वैल्यू क्या निकल के है x की, -1/3। तो x जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब -3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ये कहता है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या x की वैल्यूज आएंगी, सम करूं तो क्या आए, 3 आए, मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं तो क्या आए, 2 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या है, 2 और 1। ठीक है, x की क्या वैल्यू आ रही है, x को हमें 2 और 1 लेना पड़ेगा। तो मैंने बता रखा है कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट जो होता है x² का उससे डिवाइड कर दो, तो 1 से डिवाइड करूंगी इन दोनों को, तो 2 और 1 नहीं आएगा, और फिर इनके साइन चेंज कर दो, यानी -2 और -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -2 और -1। ये x की वैल्यू नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0 ना, तो x की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए, -1 भी नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा कि x पूरा x जो है पूरा रियल नंबर नहीं, सॉरी, x -3 से इन्फिनिटी आप कुछ भी पुट कर दो, बस क्या पुट मत करना, -2 पुट मत करना और -1 पुट मत करना। ये जो लगाया है ये एक सेट है, ये एक इंटरवल है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये 1:1/2 है, प्लस 1/2 × 3 है, प्लस 1/3 × 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं,
ठीक है। तो ये जो 1:1/2 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 - 1, 1 × 2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 - 2, 2 × 3, फिर क्या आएगा, ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा n+1 - n बाय में n+1। आप इसको क्या करो, अलग अलग कर दो। तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये देखो 2:1/2 - 1 × 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/2। ऐसे इसको अलग अलग करेंगे। जब इसको अलग करूंगी मैं, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा, 1/2। और इसको अलग करूंगी, 2 से 2 कैंसिल, -1/3, यानी प्लस का 1/2 माइनस का 1/3। ऐसे ही जब आप आगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। और इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको अलग करेंगे हम, 10+1 से n+1 कैंसिल, 1/n। और इसको अलग करेंगे तो आ जाएगा -1/n+1। ये कैंसिल आगे सारे कैंसिल होते रहेंगे, बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/n+1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 एलसीएम, n+1 - 1, यानी n/n+1। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इन्होंने, in how many ways the letter of the word balloon be arranged so that 2L do not come together। ऐसे क्वेश्चन हम 12th क्लास में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। पेपर का लेवल इतना हाई नहीं है, अगर हमने 11th 12th अच्छे से कर रखा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप, इन्होंने क्या कहा है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से हम बलून वर्ड को अरेंज कर सकते हैं और जो 2L है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लेटर्स है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, जो रिपीटेड है। रिपीटेड कितने हैं, 2 बार तो L रिपीटेड है और 2 बार ही O रिपीटेड है, ये तो टोटल हो गए। फिर माइनस क्या कर दोगे, 2L के साथ आने के वेज, ठीक है। तो 2L के साथ आने के, देखो अगर मैं 2L को एक साथ कंबाइन कर दूं, ठीक है, मैंने का जोड़ा बना दिया, तो अब कितने माने जाएंगे, अब कितने आपस में अरेंज होंगे, तो 1 2, ये पूरा तो एक ही कंसिडर होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करेंगे यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल। अभी जो L है वो सेम है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये डिफरेंट होता, मान लो ML होता, ठीक है, फिर फर्क पड़ता कि ML आ रहा है कि LM आ रहा है, इसलिए तब वहां पे हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है ओनली हमें, तो सोल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 6 फैक्टोरियल बाय में 2, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 7/4, 6 फैक्टोरियल हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 7/4 - 1/2, 6 फैक्टोरियल होता है 720, ये हो जाएगा एलसीएम 4, 7 - 2, 720 मल्टीप्लाई में 5/4, इसको कट करेंगे हम, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी 4 1 जा 4, 4 0 32, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 590। तो आंसर कितना आएगा अपना 900। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमारे पास कि हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। डिजिट्स होती कितनी है, 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है, मान लो फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप इधर आओ, तो इधर 0 में से 9, 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट आ सकते हैं, यहाँ पे ओनली 9 ही डिजिट आ सकती हैं, मतलब 9 चॉइस है इसके पास, 0 नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में 0 लेंगे तो ये 9 डिजिट की बजाय कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा, 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आप, ठीक है। अब एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, टोटल 10 डिजिट थी, टोटल कितने डिजिट है, 10 डिजिट है, एक डिजिट तो यहाँ पर आ चुकी है, कोई भी आया हो, तो उसके पास कितने चॉइस बचेंगे, टोटल 10 में से एक माइनस करेंगे, कितनी चॉइस होगी यहाँ पर, 9, ठीक है।
अब यहाँ पे कितनी चॉइस होंगी, 2 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो 10 में से कितनी चॉइस बची इसके पास, 8। यहाँ पे 7 6 5 4 3 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 9 से लेके 2 तक 1 लगाऊं चाहे ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो क्या बन जाएगा 9 फैक्टोरियल, और क्या रह गया अपना 9 रह गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा इन्होंने, इफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सर्कल इज n, एक सर्कल है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स फॉर्म्ड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज 84, और जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रही हैं वो कितने बन रहे हैं, 84 बन रहे हैं, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो कितने पॉइंट से बनता है, 3 पॉइंट से, और पॉइंट्स अवेलेबल कितने हैं, 9, तो सॉरी n, तो क्या हो जाएगा NC3 किसके इक्वल हो जाएगा 84, कि n पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को चूज करना है, तो कितने भी होंगे, NC3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि सर्कल में कोई भी पॉइंट कोलिनियर तो होगा नहीं, मतलब एक ही लाइन पे लाई नहीं करेगा, तो हमें वो माइनस करने की नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस अभी सोल्व करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये कहते हैं n की वैल्यू बताओ, तो आप सिंपल सोल्व भी कर सकते हो और ऑप्शन से पुट करके भी देख सकते हो कि 9 से 3 कितना होगा, 7 से 3 कितना होगा। तो n से 3 कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो वो 6 यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। और n फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या है हमारा n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पर कि n की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर, तो आप यहाँ पुट करके देख लेना और आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है हमें, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 100 इज इक्वल टू। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है हमारा, 1 के इक्वल होता है। अब आप देखो गिवन क्या हमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, ओमेगा की पावर 5 अप टू सोन चलता जाएगा, लास्ट में आएगा ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 100। अब ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा क्यूब होता है 1 मल्टीप्लाई में ओमेगा, तो क्या आ जाएगा ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा क्यूब तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ये भी क्या बन जाएगा दोबारा 0 बन जाएगा। तो ऐसे कितने 0 बनेंगे, मतलब लास्ट में कितनी टर्म्स बचेंगे, तो आप देखो ये टोटल टर्म्स कितनी है, 1 से लेके 100 तक तो 100 टर्म्स होगी, और एक ही एक्स्ट्रा है, तो कितनी टर्म्स होगी 101। तो कितने कितने का वो बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो हम क्या कहते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितने पेयर बनेंगे, तो 3 3 9 1 1 3 3 9, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में कितनी टर्म्स बचेंगी, 2 टर्म्स ही बचेंगी, बाकी सब क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और ओमेगा 99 ये तो कंप्लीट 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये तो क्या दे देगा हमें 1 दे देगा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ओमेगा 99 को ओमेगा 3 की पावर 33। ठीक है, तो ये तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा 99 डॉट ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा 99 तो 1 बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, तो जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा 1 प्लस ओमेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा इन्होंने, मोड ऑफ z प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, एंड z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है z प्लस 2 की। ठीक है, अब देखो आप हमें किसकी वैल्यू बतानी है, z प्लस 2 के मोड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ z प्लस 5 माइनस 3 लिख सकती हूँ, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे z प्लस 5 की वैल्यू दे रखी है। फिर हमें पता है कि z1 माइनस z2 का जो मोड होता है वो लेस देन या इक्वल टू होता है किसके, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, ये z1 मान लो, ये z2 मान लो, तो ये जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से, मतलब ये किससे बड़ा होगा z माइनस z प्लस 5 प्लस 3 से।
ठीक है। अब जो z+5 है वो किससे बड़ा है, वो 2 से बड़ा है, सॉरी z+5 किससे छोटा है, 2 से छोटा है, मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और मोड 3 कितना होता है, 3 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो z+2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि मोड ऑफ z1 माइनस z2 जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमें, इफ 1 प्लस रूट 3 आइटा होल रेस टू पावर 12 इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, देन y रेस टू पावर 1/12 इज इक्वल टू, हमें ये बताना है, ठीक है। अब y तो क्या है इसका, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो हम कंपेयर करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब y जो इमेजनरी पार्ट है इसका। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इतनी बड़ी पावर 12 है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ई रेस टू पावर आइटा थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसके मोड से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 प्लस आइटा रूट 3 है तो इसका जो मोड है वो क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी 2 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस √3 आइटा की पावर हम 2 की पावर 12 से, ठीक है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इस 2 की पावर 12 को आप अंदर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12 भार 1/2 प्लस √3 आइटा बाई 2 होल रेस टू पावर 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको कोस थीटा साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्या होता है हमारा, कोस किस पे होती है वैल्यू, π/3 पे, ठीक है, 60 पे होती है 1/2, ऐसे ही √3/2 किस पे होती है, साइन 60 पे होती है, उस पूरे की पावर 12, ठीक है। और हमें पता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12 कोस 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4π प्लस आइटा साइन 4π, और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, ये दे रखा है x प्लस आइटा वाई। हमें तो क्या चाहिए, ओनली y की पावर 12 चाहिए, y की पावर 1/12 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे आएगा 2 की पावर 12 साइन 4π, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब साइन के साथ जो एंगल है अगर वो पाई का मल्टीपल आ रहा है तो वो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि सारे साइन n पाई क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में समथिंग 0, तो जो y की वैल्यू, अब y की वैल्यू 0 तो y की पावर 1/12 वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर जो है वो क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा इन्होंने, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। हमें उस थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्या आ जाए, एक रियल आ जाए। इसको पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर प्योरली रियल के लिए क्या होता है, जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है इसको सिंपल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करते हैं, 3 प्लस आइटा 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई कराएंगे पहले 3 से, तो 3 प्लस 3 2 से 6 आयोटा साइन थीटा। ये फिर अब इससे करवाएंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, 2 2 से 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर माइनस हो तो वो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 से 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कहता है कि प्योरली रियल होना चाहिए। प्योरली रियल का मतलब क्या होगा, इमेजनरी पार्ट 0 होगा। अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा ओनली सिर्फ ये 8 आयोटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, नीचे ये इसके पास तो आएगा ही 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट इधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 8 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये 8 आयोटा इधर से हटेगा, वो भी नीचे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी आपकी। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस sin x माइनस 1 बाय एक्स। एक बार क्वेश्चन बोल के पढ़ने से क्या होता है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। जैसे मैंने बोल के पढ़ा तो इससे हमें ये आइडिया होगी sin x बाय x तो हमें पता है क्या होता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग ही करेंगे अब, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 x, इसको अलग कर दिया, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, हमें पता है ये भी 1 के इक्वल होता है पूरा का पूरा, और ये भी 1 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि इफ r जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है गिवन बाय दिस, देन f ऑफ x, ये फाइंड करना है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक में भी है क्वेश्चन, मुझे याद है मैंने वहां से किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भी कहते हैं कि हमें इसको फाइंड करना है। तो f ऑफ x, तो हमें पता है कंपोजिशन कैसे खुलती है, पहले जो ये वाला पास वाला फंक्शन है वो अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। f, अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, फंक्शन के अंदर अब की बार जो x है वो ये है, मतलब इस x की जगह हमें ये पुट करना है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मान लो f ऑफ x दे रखा है, कहते हैं कि f ऑफ 2 निकालो, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं। तो ऐसे आपको f ऑफ x दे रखा है, अब आपको f ऑफ दिस फाइंड करना है। तो x की जगह हम ये फाइंड करें, x की जगह हम ये पुट करेंगे। तो 3 माइनस x की जगह क्या पुट करना है, पूरा x की क्यूब है तो इसका क्यूब कर दिया, और फिर इस पूरे की पावर 1/3 रेज करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये इस पूरे की पावर 3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ये भी कैंसिल हो गया। अब एक्स क्यूब की पावर 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। तो जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज, हमें उस x की वैल्यू बतानी है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है। इजी है, सिंपल सोल्व करना है इसे। तो देखो आप यहाँ पे 3x प्लस एक्स उधर जाके माइनस का x कितना बचेगा, 2x प्लस 5 उधर जाके माइनस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 12, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब ये -12 उधर जाएगा, प्लस 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है वो 6 से लेस देन है। अब इसको सोल्व करते हैं सेकंड को, तो 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 जो है प्लस का उधर जाके -1 यानी कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस का 5x उधर जाके प्लस का 5x, 5 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब जो x है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा इन्होंने, इफ 1 plus x whole raised to power n is equal to this, then the value of c0 2 plus c1 3 plus c2 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, n की जगह वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो n की जगह हम क्या पुट करें, n की जगह हम 1 पुट करें, क्योंकि मैं 0 पुट करूंगी तो किसी की पावर भी 0 क्या बन जाता है 1, और बहुत सारे ऑप्शन में हो सकता है कि यहाँ पे 1 बने, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो जैसे ही मैं n की जगह 1 पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो NC0 NC1 NC2 यही तो होता है, ठीक है। तो NC0 n की जगह 1 पुट करूंगी तो 1C0 किसी की मतलब NC0 तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और 1C1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो कितना आ रहा है आंसर 1/2 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 5/6। तो आप पुट करके देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 5/6 आएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 + 1, n की जगह 1 पुट किया तो 1 + 1 2, ये हो जाएगा 3/2। तो ये तो है नहीं, यहाँ पुट करेंगे n की जगह 1, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1, 2 2 + 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा, तो बन ही नहीं रहा, ऊपर तो 5 चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ करो आप, n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 + 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 + 1 5, यहाँ बन गया। n की जगह 1 पुट किया तो 1 + 1 2 और 1 + 2 3, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पुट करके देखते हैं, क्या पता इस ऑप्शन में हो सेम बनता हो, ठीक है। तो ऐसे बनेगा नहीं, n की जगह 1 पुट करेंगे 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 डिवाइड में करेंगे तो 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा इन्होंने, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। जब भी ये बात करें आपके पास कि जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक्स से, इसका मतलब वहां पे एक्स की पावर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो पहले जनरल टर्म फाइंड करो आप। इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम, 9CR 3x²/2 इनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर -1/3x जो नीचे होता है वो आ जाता है। अब x की सारी कंबाइन कर लो तो देखो x क्या बनेगा यहाँ पर, 9CR 3/2 की पावर n-r, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर स्क्वायर, x की पावर 2 की होल पावर 9 - r, ये हो जाएगा 18 - 2r। ठीक है, ऐसे ही -1/3 की पावर r आएगा, और जो नीचे x है तो x की पावर -r हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, 1/x की पावर r होगा ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -r, फिर बेस से मैं तो पावर को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -r। ठीक है, अब ये जो टर्म है वो फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 18 - 3r = 0। r की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। तो टर्म क्या बन जाएगी, r की जगह 6 पुट कर दो, यानी 9C6 3/2, 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 -1/3, r की पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, अब ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे आ जाएगा 9C6, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 6 है, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3 की पावर 3 और साथ में रह जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और माइनस की होल पावर 6 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ऑप्शन मेरे सब जगह 3 दे रखा है, तो मुझे पता है NCR और NCn-r सेम होता है, तो इसलिए 9C3 और 9C6 क्या होगा, सेम होगा। तो 9C6 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 9C3 भी लिख सकती हूँ। तो 9C3 1/6 की पावर 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा इन्होंने, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट A² = टू आइडेंटिटी, देन इसको फाइंड करना है हमें। तो करो आप फाइंड A - B का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, A³ - B³ - 3A² B + 3AB²। और यहाँ पे भी सेम, A + B का होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, A³ + B³ + 3A² B + 3AB² - 7A, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3AI², I² क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है, तो ये बन जाएगा 3A। सेम यहाँ पे बन जाएगा 3A, ये आ जाएगा माइनस का 7A, 3 3 6A - 7A, कितना आ गया, तो माइनस का A आ गया। अब ये है हमारा माइनस का A। कहीं तो हमने गलत किया है, क्योंकि ऑप्शन में माइनस है, कहीं पर नहीं है। दोबारा देखते हैं इसको, A - I होल क्यूब, यानी A³ - B³ - 3A² B + 3AB² + A³ + B³ + 3A² B + 3AB² माइनस में 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A³ से A³ सॉरी यहाँ गलत कर दिया ना हमने, ये नहीं कट होगा, A³, ये बन जाएगा 2A³। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 2A³। अब देखो आप, 2A³, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2A²A, यहाँ आ रहा है माइनस से। ठीक है, अब A² तो क्या आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में A ही आ जाएगा, माइनस से, तो 2A - A किसके इक्वल होगा, A के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है ये, इफ A इज अ 3x3 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी, रियल होंगी। ठीक है, और यूनिटरी भी है, और यूनिटरी हम ये कहते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आप ये बताओ A की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यू कैसी होनी चाहिए फिर,
रियल भी होनी चाहिए और यूनिट मॉडुलस भी होना चाहिए। ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, बची क्या सिर्फ यही बची, और इसका जो मॉडुलस है वो भी क्या है 1 के ही इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हमें गिवन 3 इक्वेशंस, हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हमें लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए सिस्टम के पास कोई भी सोल्यूशन ना हो। तो आपको पता है सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें कोई भी एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे रखी है तो हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तब तो क्या होते थे, यूनिक सोल्यूशन होता था। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है फिर 2 चॉइस होती है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो या फिर नो सोल्यूशन हो। ठीक है, तो नो सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते थे हम, अब इनफाइनाइट होंगे या नो सोल्यूशन होंगे उसके लिए हम ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते थे, ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ बी, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, अगर ये 0 के इक्वल आता था तो फिर नो सोल्यूशन होता था। ठीक है, तो ऐसे ही कर रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ही फाइंड करते हैं, उसी से आंसर आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो आप डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 2 -1 2 1 -2 1 1 1 लैम्डा। इसके डिटरमिनेंट को 0 तो होना ही पड़ेगा नो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब फाइंड करो आप यहाँ पे, तो 2 इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा -1, फिर +1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज करते हैं, लैम्डा -1, फिर +2 1 + 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -4 लैम्डा -2 + लैम्डा -1, 2 + 1 3 3 2 = 6 इक्वल टू 0। -4 लैम्डा + लैम्डा, ये हो जाएगा -3 लैम्डा। ठीक है, और -2 -1 -3 -3 + 6 +3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा इन्होंने, द मीडियन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 4। जो मीडियन है वो है 20 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 4। ईच टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 2। देन हर टर्म को 2 से बढ़ाया है, तो आपको बताना, आपको पता है अगर मीन होता तो भी क्या होता है, मीन इंक्रीज हो जाता 2 से। ठीक है, ऐसे ही जो मीडियन है, देखो मीन अगर हम हर टर्म को 2 से बढ़ा रहे हैं 2 से घटा रहे हैं, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म से घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या डिवाइड करवा रहे हैं, तो मीन पे सेम असर होता है। ऐसे ही मीडियन पे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप हर टर्म को 2 से इंक्रीज करो तो मीडियन भी क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि जो मीडियन है वो 2 से इंक्रीज हो जाएगा बट स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम। विच अमंग द फ्लोइंग इज रोंग। ये फॉर्मूले हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा रोंग है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, फिर 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये भी करेक्ट है। 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 3x - 4x³, ये गलत है, क्या होना चाहिए था यहाँ पर 3x - 4x³। तो यही ऑप्शन जो है वो रोंग है इनमें से। और ऐसे सेकंड इनवर्स x + कोसेकंड इनवर्स x क्या होता है, π/2। ऐसी एक आइडेंटिटी और होती है tan इनवर्स x + कोट इनवर्स x = π/2 वाली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा इन्होंने, 4x, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 0 से 4 तक, और जो y है वो किसके इक्वल है, मोड x - 2, किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मोड है ना, तो एक पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा एक नेगेटिव को। तो जो मोड है इसकी 2 वैल्यू होती हैं, क्या होंगी इसकी 2 वैल्यू, सॉरी एक तो होगी इसकी 2 वैल्यू क्या होंगी, एक तो होगी प्लस वाली, एक होगी इसकी नेगेटिव वाली। ठीक है, अब ये प्लस कब होगा, जब x जो है हमारा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब x 2 से छोटा होगा, क्योंकि देखो जैसे ही मैं x को 2 पुट करूंगी 2 - 2 क्या बन जाएगा, 0, और 2 से बड़ा पुट करना स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही हमने 2 से छोटी वैल्यू पुट की, जैसे मान लो 1 पुट किया, तो ये नेगेटिव देगा, और मुझे पता है मोड तो पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, तो हमें वहां पे नेगेटिव एक और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है 2 पर। ठीक है, अब बस सोल्व करना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो क्या बनेगी, y मतलब एक तो ये बन गया y = x - 2, और एक बन जाएगी आपकी y = -x - 2। दोनों ही क्या है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को। तो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² - x = 0
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। मान लो कोई सर्कल है जिसकी रेडियस R1 है, ठीक है, और सेंटर C1 है। कोई दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस R2 है, सेंटर C2 है, ठीक है। अब इस पर अलग अलग डिपेंड करता है आप क्या फाइंड करोगे, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड करोगे, ठीक है, और R1 माइनस R2, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है कि जो सेंटर की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, इनके डिफरेंस के मोड के इक्वल है। देखो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि डिफरेंस के इक्वल है, तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर सेंटर की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से छोटी है बट R1 माइनस R2 से बड़ी है, तो इस केस में जो टेंजेंट है वो कितने होंगे, 2 टेंजेंट होंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाती है R1 प्लस R2 के, तो वहां कितने टेंजेंट होंगे, 3 टेंजेंट होंगे। और अगर सेंटर की डिस्टेंस बड़ी हो जाती है इनके सम से, तो कितने टेंजेंट होंगे, वहां पर 4 टेंजेंट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम पहले देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको जनरल इक्वेशन से। सेंटर की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे जो सेंटर होता है हमारा, सेंटर तो क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, मतलब एक्स के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन, ऐसे वाई कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, और जो रेडियस होती है वो क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो पहले इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का फर्स्ट वाले का, इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, C1 बोल देते हैं। तो C1 किसके इक्वल होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, यानी प्लस हो जाएगा ये तो, और y तो है ही नहीं, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है यहाँ पर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1/2, ये R1 मान लिया हमने। ऐसे अब C2 फाइंड करें इसके लिए, तो C2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, y वाली यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 0 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी रेडियस कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। तो चेक करूं कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। R1 माइनस R2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और सेंटर C1 C2 फाइंड करना पड़ेगा, C1 C2। तो C1 C2 इन दोनों की डिस्टेंस कैसे फाइंड होगी आपके पास, -1, किसी को किसी में से माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 प्लस 1/2 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 करेंगे 0, इस पूरे का रूट, ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो C1 C2 आ रहा है 1/4, R1 माइनस R2 आ रहा है 0, और R1 प्लस R2 आ रहा है 1/4, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 सॉरी 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो रेडियस का सम है वो बड़ा है C1 C2 से, रेडियस का सम बड़ा है C1 C2 से, ठीक है। और इससे हाँ, और R1 माइनस R2 छोटा है C1 C2 से, तो कितने टेंजेंट होंगे यहाँ पर, 2 टेंजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 टेंजेंट होंगे, तो फर्स्ट में है वो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, मैच द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद देयर रेंज। रेंज गिवन है तो आपको मैच करना है। मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, फर्स्ट का डी आ रहा है तो ये तो गया, फर्स्ट का डी। सब कोसिकेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज में से 0 माइनस करना होता है यानी सी, तो सेकंड का सी आएगा। तो सेकंड का सी किसमें, इसमें है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको सब चेक करने की नीड नहीं होती, बस आप देखो कौन सा ऑप्शन कट हो चुका है और कितना बचे हैं। उसके बाद कहते हैं इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ए का जो ऑर्डर है 4x3 है, बी का 4-5 है और सी का 7-3 है। हमें ये फाइंड करना है, पहले तो ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 3x4। फिर बी लिखना है, बी है अपना 4x5, फिर इनकी मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मल्टीप्लाई करवा के ऑर्डर आएगा 3-5, फिर उसका ट्रांसपोज करना है तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 5-3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करवाने सी के ट्रांसपोज से यानी 3-7, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ऑर्डर बन जाएगा 5x7 का, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर पी, क्यू की जगह यहाँ पर 9 आएगा, इस क्वेश्चन में एरर थी, ठीक है। पी 9 3p माइनस क्यू 3p प्लस क्यू, देन फाइंड द 2010th टर्म ऑफ दिस एपी। 2010th टर्म किसके इक्वल होगा, ए प्लस में 2090, तो हमें ए और डी फाइंड करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब ये एपी गिवन है तो डिफरेंस तो सेम होगा, यानी a2 माइनस a1, दैट मीन्स 9 माइनस पी किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2, 3p माइनस क्यू माइनस 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस पी उधर जाके प्लस पी कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4p, इधर रह गया माइनस क्यू, और माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। एक इक्वेशन तो हमारी हो गई ये। फिर अब a2 माइनस a3 किसके इक्वल होगा, a4 माइनस a3, 3p माइनस क्यू माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। 3p माइनस 3p कैंसिल, q प्लस क्यू 2q, और ये माइनस क्यू इधर जाके 3q, ठीक है। इधर आ जाएगा 3p माइनस 9। अब 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू क्यू। सेकेंड इक्वेशन ये होगी। अब इन दोनों को सोल्व करना है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q प्लस 3, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 इज इक्वल टू 4 q प्लस 12 माइनस q, ठीक है। ये आ जाएगा 6 4q माइनस q 3q, q की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर q की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पुट करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 5। तो जो हमारी AP बनेगी, ठीक है, तो AP क्या बन जाएगी हमारी, यही कर देते हैं, देखो यहाँ पे AP है हमारी p कितना अपना 5 है, ठीक है। तो AP बनेगी 5, फिर आएगा 9, फिर आएगा 3p माइनस क्यू, p है, p हमारा 5 आया है और q हमारा 2 आया है, तो 3 5 से 15, 15 माइनस 2 हो जाएगा 13, ठीक है। डिफरेंस 4 4 का रहा तो नेक्स्ट आ जाएगी 17। हालांकि हमें AP बनाने की नीड नहीं है क्योंकि हमें a 2010 फाइंड करना था, तो a है अपना 5 प्लस 2009। अब है डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 कहीं गलत किया, 4 2 8, ये आ जाएगा 8041। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा इन्होंने, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n विच सेटिस्फाइज दिस। ये कहता है कि कम से कम क्या वैल्यू लूं कि सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे इनमें कम से कम वैल्यू क्या है, 4 है, तो करके देख लो आप यहाँ पे 1 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर आएगा 3 की पावर 3 भी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 की पावर 4 भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 हो गया 81, ठीक है। ये बड़ा आना चाहिए 700 से, तो ये 700 बनेगा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हम 5 पुट करते हैं, यानी इसी के अंदर हमने क्या ऐड करना है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 और हो जाएगा ऐड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये भी 700 कभी नहीं बनेगा, ठीक है, कि 250 लगा लो, इसमें कितना जोड़ोगे थे 150 कुछ और बन जाएगा, तो भी 700 नहीं बनेगा। 3 की पावर 6, अब 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये 3 की पावर 5 था, तो 3 की पावर 6 के लिए क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 और 7, हाँ अब हो जाएगा ये 729 आ गया। इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो और बड़ा हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 6 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा इन्होंने कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ए का डिटर्मिनेंट -1 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 है, तो हमें ये फाइंड करना है 3 टाइम्स ए बी। तो मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट से बाहर अगर कोई नंबर जाता है तो उसकी पावर कितनी बाहर जाएगी, जैसे मान लो के ए है, ठीक है, तो इसका मान लो ए का ऑर्डर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k की पावर n, ए का डिटर्मिनेंट, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो a और b दोनों ही 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं, तो ए बी का ऑर्डर भी क्या होगा 3 क्रॉस 3, तो 3 की पावर 3 बाहर जाएगा, और ए बी का डिटर्मिनेंट क्या लिख सकती हूँ, a डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, a डिटर्मिनेंट -1, b का डिटर्मिनेंट 3 है, तो -81 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हैं यानी 31 से लेके 60 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में ओनली 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं।